तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, ली युवान वांगलिंग को बोलता है कि आपको जो भी डाउट्स है मैं ऊपर पहुंचने के बाद बता दूंगा। और वहीं जो जी होंग रहती है वो नीचे भाग रही थी। अब आगे फिलहाल ही रेस्ट्रिक्शंस को तोड़ते हुए पहाड़ी के ऊपर पहुंच जाते हैं, जहां पर एक मिडिल एज मैन का मूर्ति बना हुआ था और उनके बगल में एक फ्लाइंग स्वॉर्ड था। और इस स्टोन स्टैचू को देखकर ली युवान काफी एक्साइटेड हो जाता है। फिलहाल ये दोनों स्टैचू के काफी करीब थे और ली युवान की आंखों में अब एक उदासीपन सा था। वांग ली जब डिवाइन सेंस से ऑब्जर्व करने की कोशिश करता है तो एक पावरफुल फोर्स मानो उस मूर्ति से आ रही थी, जो कि इसे खींचने की कोशिश करती है। तो फिलहाल ये शांत हो जाता है। अब यहाँ पर एक स्ट्रेंज सीन होता है। एक सेलेस्टियल जिनकी बॉडी से पर्पल थंडर निकल रहा था वांगलिंग को देखने को मिलते हैं। दूसरा भी एक बंदा था जो कि स्वॉर्ड के टिप पर खड़ा था, बट ये ली युवान के जैसा नहीं था। और एक आवाज इसे सुनने को मिलता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ सोल नहीं मरेगा। तो बेसिकली यहाँ पर एक मास्टर थे, एक सर्वेंट थे। मतलब वांगलिंग ये सब देखता है और सर्वेंट काफी उदास था। इसके मास्टर बेसिकली शायद मारे जाते हैं या जो भी हुआ हो उनके साथ पास्ट में, और ये सर्वेंट बचता है और तलवार, और ये भी मरने के लिए बढ़ता है। बट जैसे ही ये आसमान की तरफ बढ़ता है एक हवा का झोंका बहता है और इसे जमीन पे गिरा देता है। और यही जो तलवार था जो कि जमीन पे आके धंसा था इस स्टोन स्टैचू में बदल गया था। और उसके बगल में जो इस सर्वेंट के मालिक थे उनकी स्टैचू भी बन गई थी। और उन्होंने कहा था कि मेरे फ्यूचर जनरेशन वाले, मतलब जिनके अंदर मेरी ब्लड लाइन है, वो मुझे फ्यूचर में जगा सकते हैं इस रेस्ट्रिक्शन को रिलीज करके। हाँ, अगर तुम लोग अभी पावरफुल नहीं हो तो अपने जनरेशन्स को बताते रहना। और इस समय वो जो मार्किंग था, वो जो ऑरा वांगलिंग को खींच रही थी, वांगलिंग की तरफ बढ़ती है, पर वांगलिंग पीछे हट जाता है और इस पावर को अपनी बॉडी से बाहर निकाल देता है। इसे समझ में आता है यार ये स्टोन स्टैचू गजब ही है, लेकिन इसने 1000 साल से कल्टीवेट किया था तो इसे समझ में तो आ ही जाता है। बेसिकली वो जो सील था जो कि वांगलिंग को ट्रैप करना चाहता था वो एक सेलेस्टियल स्पेल था और ये पावर नहीं देता था, ये आपके ऊपर एक स्लेव इम्प्रिंट लगा देता था जो कि आपके फिर बच्चे कैरी करते रहेंगे जब तक कि स्टैचू रिलीज ना हो जाए। अब ली युवान वांगलिंग से कहता है कि ब्रदर जू आप टेंशन मत लो, वो जो स्लेव इम्प्रिंट आपकी तरफ पड़ा था वो आपका कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो किसी और पे पहले से लगा हुआ है। बहुत पहले की बात है, मेरे एंसेस्टर यहाँ पर आए थे, उन्होंने रेस्ट्रिक्शन के तोड़ने की कोशिश की थी, पहाड़ के ऊपर भी पहुंच गए थे। उसके बाद से हम लोग इस स्लेव इम्प्रिंट के स्लेव बन चुके हैं। फिलहाल ये गुस्से में था शायद और स्टैचू को फोड़ने लगता है। स्टैचू फिर से बन जाता है और ये बोलता है कि ब्रदर जो मैंने बोला था ना, स्टैचू को हम तोड़ नहीं सकते। वांगलिंग बस देख रहा था और अब ये स्टोरी बताना शुरू करता है कि बहुत समय पहले हमारी जो ली फैमिली थी ऑल 11 स्टार सिस्टम में बहुत फेमस थी, जो यहाँ पर 6 कल्टीवेशन फैमिलीज हैं सबसे पावरफुल, हम उनमें से एक थे। और जब मेरी फैमिली के एंसेस्टर इस जगह पे आए थे तो क्योंकि उनके ऊपर सील लग गया था या जो भी, उसके बाद से क्योंकि हमारी ब्लड लाइन अफेक्ट हो गई तो हमारा पावर लेवल कभी भी एसेंडेंट के लेट फेज के ऊपर नहीं जा पाया और हमारा लाइफ फोर्स भी समय के साथ कम होने लगा। और इस समय ली युवान काफी नफरत की नज़र से इस मूर्ति को देख रहा था और ये काफी इमोशनल हो गया था। यह बताता है कि 10,000 साल पहले हमारी ली फैमिली में एक बहुत बड़े जीनियस हुए। अगर ये रेस्ट्रिक्शन नहीं होता तो शायद वो बहुत ही, मतलब सबसे पावरफुल बनते हैं हमारी ली फैमिली में। उनका पावर लेवल एसेंडेंट के लेट फेज के पीक में ही था क्योंकि रेस्ट्रिक्शंस हमारी फैमिली पे लग चुके थे। लेकिन जो रेस्ट्रिक्शंस को वो कंट्रोल करते थे, इवन जो सेकंड लेवल के कल्टीवेटर्स थे वो भी उनसे फाइट नहीं करना चाहते थे। अब इस दौरान वो इस सील को कैसे हटाना है इसको जानने के लिए अलायंस स्टार सिस्टम में गए और एक स्क्रॉल इन्हें मिला। उसके बाद वो दूसरे स्टार सिस्टम में गए जैसे क्लाउड डस्ट स्टार सिस्टम कहा जाता है, जो कि विंड सेलेस्टियल रियलम के अंदर आता है। वहां से उन्होंने कंपास लाया। मरने से पहले ऑल 11 स्टार सिस्टम वो वापस आ चुके थे और उनके कहने पर हमारे ली फैमिली के बहुत सारे लोगों ने अपने सोल को अपनी बॉडी से छोड़ दिया और उसकी मदद से उन्होंने एक आयरन स्वॉर्ड को रिफाइन किया। और उसके बाद जब थंडर सेलेस्टियल रियलम खुलने वाला था तो वो यहाँ पर आए। उनके पास तीनों ट्रेजर थे, यानी कंपास, आयरन स्वॉर्ड और वो जो भी स्क्रॉल था। लेकिन फिर वो यहाँ से कभी बाहर नहीं निकले और उसके बाद हमारी ली फैमिली का और हालत खराब हो गया। फिलहाल तो हमारी ली फैमिली में मुझे गिन करके बस 3 लोग जिंदा हैं। और ये बताता है कि 1000 साल पहले मेरे फादर ने वो कहीं और ट्रैवल कर रहे थे और ये आयरन स्वॉर्ड किसी के पास देख ली और वो तलवार ये जी फैमिली के पास थी। ली युवान को गुस्सा आता है। इस दौरान ये स्पेस में अपने हाथ को बढ़ाता है, स्पेस में होल बनता है और जी होंग को ये वो कहीं भी भाग रही थी वहां से सीधा खींच लेता है और ये पूरी स्टोरी बताता है कि ये जी फैमिली में कैसे घुसा। और ये बोलता है अब जी होंग तो इधर खींच ही चुका था कि आज मैं मेरे एंसेस्टर की विश को पूरा करूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हारे ब्लड की जरूरत पड़ेगी। जी होंग
एकदम उदास हो चुकी थी, कुछ बोलना चाहती थी पर बोल नहीं पाती। अब वांगलिंग इस समय देखता है और कहता है, फेलो कल्टिवेटर ली, अपने मैटर्स में मुझे मत इन्वॉल्व करो, मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। ली युवान बोलता है कि आप टेंशन मत लो, आपको जो 18 प्लम रेस्ट्रिक्शन है, साथ में मेरे फैमिली का जो एनहाइलेशन रिस्ट्रिक्शन है, मैं दोनों दे दूंगा। ये लड़की जो थी स्टैचू की तरफ देखती है, उसे कुछ समझ में आता है, फिर से कुछ कहना चाहती थी बट मौका नहीं मिलता है। इसकी बॉडी एक्सप्लोड कर जाती है और इसका जो ब्लड था, ओरिजिन सोल था, उसे स्टैचू एब्जॉर्ब कर लेता है। और अब ये बोलता है कि एंसेस्टर, आपका फैमिली मेंबर ली युवान, आपने जो स्टार्ट किया था उसे फिनिश करेगा। वांगलिंग चाह कभी हेल्प नहीं कर सकता था, उसे मालूम था जी होंग थंडर सेलेस्टियल रियल में एंटर कर गई, मतलब ये मरेगी तो जरूर। और ली युआन का प्लान काफी लंबा था, बट वांगलिंग को अभी भी डाउट था कि ये बंदा जो बोल रहा है क्या वो सही है। और वांगलिंग ये भी सोचता है कि जी होंग थोड़ी स्ट्रेंज थी, मरने से पहले स्टैचू को बार बार देख रही थी। और अब ली युआन कहता है कि मैं इस स्टैचू को डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ, तो उसके लिए मुझे आपकी मदद पड़ेगी, आपका वो स्टॉप स्पेल। वांगलिंग इस दौरान स्टैचू को देखता है और उसे कुछ डाउट होता है, जो स्टैचू का दिखने का तरीका था, मतलब वो जो भी सेलेस्टियल रहे होंगे वो कुछ कुछ जी होंग के जैसे थे। अब ली युआन के बार बार कहने पर कि मैं आपको एनहाइलेशन रेस्ट्रिक्शन दे दूंगा, वांगलिंग हाँ में सर हिलाता है। फिलहाल ये वांगलिंग को 18 प्लम रेस्ट्रिक्शंस पूरा कर देता है, मतलब जो इसने 5 नहीं दिए थे वो भी दे देता है। वांगलिंग अब ये सोचता है कि मैं ये देखना चाहूंगा कि ली युआन प्लान क्या कर रहा है। अब ली युआन अपने बैग को खोलता है, आयरन स्वॉर्ड को पहले बाहर निकालता है, आयरन स्वॉर्ड में ये अपने ब्लड को डालता है और कुछ मंत्र पढ़ता है। वांगलिंग ये सुन तो नहीं पाता है, लेकिन इस दौरान इस तलवार से जो एक हेट्रेड वाली ओरा होती है, नफरत वाली ओरा, वो बाहर निकलती है। बेसिकली एक रेड फ्लेम अब बाहर निकलता है और जो भी लोगों ने अपने सोल को सेक्रीफाइस किया था, मानो उनको देखा जा सकता हो। और सभी के थर्ड आई पर एक मार्किंग बना हुआ था। अब ली युआन इसमें और अपना ब्लड मिक्स करता है। फ्लेम्स मानो आग तो थे ही, वो रेड फ्लेम और ज्यादा जलने लगते हैं, पूरे माउंटेन एरिया को कवर करने लगते हैं। फिलहाल ये बंदा कंपास को बाहर निकालता है और इस रेड फ्लेम के अंदर फेंक देता है। अब कंपास का जो पॉइंटर होता है यानी कांटा, वो काफी तेजी से घूमने लगता है, जिसकी वजह से रेड फ्लेम ऊपर की तरफ बढ़ता है। फाइनली ये कंपास फूट जाता है, रेड फ्लेम और ज्यादा इंटेंस हो चुका था। आयरन स्वॉर्ड भी धीरे धीरे गलने लगता है और रेड फ्लेम जो उसके अंदर से निकली थी उस आयरन स्वॉर्ड को एब्जॉर्ब कर लेती है। अब जो रेड फ्लेम थी वो 100 फीट लंबी हो चुकी थी और सीधा स्टोन स्टैचू की तरफ बढ़ती है। स्टैचू अब रिफाइन होने लगता है मानो, और इस पर अब क्रैक्स फिर से आते हैं, धीरे धीरे फटने वाला था। अब ली युआन इस दौरान एक जेड बॉटल निकालता है जिसमें से वाइट टाइप की एक लाइट निकलती है और इसे रेड फ्लेम पर ये फेंक देता है। और ये वाइट लाइट स्टैचू के जो क्रैक्स हो रहे थे उसके अंदर एंटर करने लगती है और मानो अब स्टैचू जाग रहा हो। अब फाइनली ये बंदा स्क्रॉल को बाहर निकालता है और स्क्रॉल जैसे ही खोलता है, स्टैचू मानो सच में हिलने लगा था। और अब ली युआन चिल्लाता है कि ब्रदर जो, आप अपने स्टॉप स्पेल को यूज करो ताकि मैं इस मॉर्टल स्टैचू को सील कर पाऊँ। वांगलिंग को सोचता है ये पीछे हटने लगता है, क्योंकि इसे यहाँ पर असली जो कार्मिक कॉज था और उसका इफेक्ट था समझ में आने लगा था। अब ली युआन कहता है कि फेलो कल्टिवेटर जो, अभी जल्दी करो, अगर अभी नहीं तो कब। इधर जो स्टैचू था उसे रेड फ्लेम और वाइट लाइट को एब्जॉर्ब करने लगा था। फिलहाल वांगलिंग 1000 फीट पीछे हट जाता है। अब ली युआन को गुस्सा आता है और पलक झपकते ये वांगलिंग के करीब पहुंचता है और कहता है आप भाग क्यों रहे हो। अब वांगलिंग कहता है कि तुम्हारी स्टोरी बहुत सुंदर है बट तुम्हारा पर्पस अलग है, तुम इसे मतलब तुम्हारी जो ली फैमिली पर सील है उसे तोड़ना नहीं चाहते हो, बल्कि इस स्टैचू को जिंदा करना चाहते हो। और इस दौरान वांगलिंग का पपेट अचानक से प्रकट होता है और ली युआन पर एक पंच मारता है। अब ली युआन यहाँ पर एक सीलिंग टेक्निक बनाता है जो कि एक त्रिभुज का आकार लेते हैं और इस पंच को काउंटर करने को देखते हैं। और फिलहाल ये जो ट्रायंगल था पपेट को फंसा लेता है और अब ली युआन हंस के कहता है कि एक लो लेवल का पपेट मुझे रोकेगा। वांगलिंग हंसता है कि मतलब तुम सच में झूठ बोल रहे थे। अब ली युआन कहता है मैं आप पे अटैक नहीं करना चाहता, तो फिलहाल वो स्टॉप स्पेल यूज करो जो आपने रेन सेलेस्टियल रियल्म से सीखा है, और जब मैटर खत्म हो जाएगा तो मैंने जो वादा किया मैं आपको दे दूंगा। वांगलिंग हंसता है कि तुम गजब आदमी हो, तुम अपने मास्टर के डायरेक्ट डिसेंडेंट को मार दिए, मैं तुम पे विश्वास कैसे करूं। अब ली युआन कहता है लगता है मैंने तुम्हें सच में कम में आंक दिया, बट तुम भाग नहीं पाओगे। ये फिर से एक रेस्ट्रिक्शन बनाता है। वांगलिंग जो कि भाग रहा था उसे फिर से प्रकट होना पड़ता है। इधर सीन शिफ्ट होता है, एक बड़े सा फॉर्मेशन को दिखाया जाता है जहाँ पर 4 एल्डर्स बैठे हुए थे, सभी के बाल सफेद थे और फिलहाल इनकी बॉडी से काफी मात्रा में ओरिजिन ऑरा निकल रही थी। इस फॉर्मेशन के अंदर एक बंदा प्रकट होता है जिसकी आंखें, पूरा शरीर ही लाल था समझ लो, और ये थे ब्लड एंसेस्टर जो कि कहते हैं
कि जूनियर वांगलिंग ओल्ड मैन आ चुके हैं। अब ली युवान ये सोचता है कि अगर वांगलिंग को सब पता था तो ये अभी भी इतना कॉन्फिडेंट क्यों है। अब ये बंदा 18 रेस्ट्रिक्शंस बनाता है, वो 18 प्लम रेस्ट्रिक्शंस, और वांगलिंग की तरफ बढ़ाता है। वांगलिंग इसे कहता है तुम्हें मानना पड़ेगा अपने मास्टर की ही, मतलब पोती परपोती या उससे भी बात की होगी, डिसेंडेंट है तो तुमने मार दिया, तुम गजब आदमी हो। तुम्हें बुरा नहीं लगा, तुमने मास्टर की स्टैचू को नहीं देखा, ऐसा लग रहा था उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। अब लीवान ये सब सुन के कहता है कि वो तो उनके पास डिसेंडेंट थी, मैं तो मास्टर को सीधा जिंदा करना चाहता हूँ। वांगलिंग ये बस के जो भी चीज़ें थे उसे कंफर्म कर लेता है, और ये वांगलिंग से कहता है कि तुम्हारा जैसा बच्चा ये सब चीज़ें नहीं समझ सकता। वांगलिंग का गेस ये था कि जी होंग जो है, ये जो मूर्ति बनी हुई है उसकी डिसेंडेंट है, और बहुत पहले ली युआन के एंसेस्टर यहाँ पर आए थे जी फैमिली के साथ, और किसी कारणवश ली फैमिली के एंसेस्टर मारे गए, और उनका जो ट्रेजर था उसे जी फैमिली के एंसेस्टर लेके चले गए थे। बट अभी भी वांगलिंग कंफ्यूज था कि इस बंदे को स्टॉप स्पेल का नाम भी पता है। और अब वांगलिंग कहता है कि तुम ली युआन हो ही नहीं, तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम कौन हो। और वांगलिंग अब वो जो रेस्ट्रिक्शंस बढ़ रहे थे उनको काउंटर करने के लिए माउंटेन स्टोन को बाहर निकालता है, और वांगलिंग बोलता है कि ली युवान जो था वो ली फैमिली का सच में डिसेंडेंट था। वो अपना लाइफ पूरा यूज़ किया ताकि ये जो स्लेव का मार्क है उसे हटा सके, बट तुम उसका उल्टा कर रहे हो। तुम तो उन लोगों के सोल को यूज़ कर रहे हो, उनके स्लेव इम्प्रिंट को सेक्रीफाइस कर रहे हो ताकि अपने मास्टर को जगा पाओ, और उसके लिए तुम्हें उनके डिसेंडेंट का ब्लड चाहिए था। तुम हो कौन? अब ली युवान को और गुस्सा आता है। ये जो रेस्ट्रिक्शंस थे उन्हें काफ़ी ज़्यादा ऑरा प्रोवाइड करता है। वांगलिंग की तरफ सेलेस्टियल स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और हेवनली चॉप अटैक करता है। तुरंत ही 18 जो रेस्ट्रिक्शंस थे उनमें से 3 तो कोलैप्स कर जाते हैं, और वांगलिंग अब कहता है कि तुम ये जो सेलेस्टियल है उनके सर्वेंट के सोल हो। और हुआ क्या, जब ली फैमिली के एंसेस्टर अब आए होंगे कुछ ट्रेजर्स यहाँ पे लेने, तो उनके बॉडी पर ये स्लेव का मार्क बन गया, और क्योंकि तुम सेलेस्टियल की बात मानते हो तो तुमने उनके बातों को फॉलो किया। और मेरे हिसाब से जो 10,000 साल पहले तुम बोल रहे थे कि एक और ली फैमिली के एंसेस्टर 3 ट्रेजर्स ढूंढ के लाए थे, वो भी ली फैमिली के एंसेस्टर नहीं थे, वो तुम थे जो कि उनकी फैमिली में मर्ज हो गए थे और तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ था ली फैमिली के अंदर। इसलिए 10,000 साल पहले पहली बार तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ था, अब तुम्हारा दोबारा से पुनर्जन्म हुआ है, और तुम जी फैमिली का फायदा उठा रहे थे। पहले जन्म में तुम उस काम को पूरा नहीं कर पाए थे। तुम दूसरों को धोखा दे सकते हो पर मुझे नहीं, क्योंकि मैं रिनकारनेशन को बहुत अच्छे से समझता हूँ, और ये सब चीज़ें मेरी आंखों से बाहर नहीं जा सकती। अब लीवा ने सब सुन करके अक्स के मन में एक द्वंद्व चलने लगता है, स्ट्रगल होने लगता है। इधर वांगलिंग उस कर्मा विप को निकालता है। लीवा ना पीछे भागता है, और वांगलिंग कहता है तुम्हारी जो ये चमड़ी है वो भी तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती, क्योंकि तुम्हारा सोल जो है वो ली फैमिली का तो है ही नहीं। और वांगलिंग इस दौरान स्टॉप स्पेल को यूज़ करता है। लीवान जो कि भाग रहा था वो बीच में रुक जाता है, और कर्मा विप इसे टच करता है। लीवान अब काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था, और लीवान वांगलिंग फिर से अटैक करने वाला था, बट जो ये स्ट्रगल कर रहा था वो गायब हो जाता है। ये एक पावरफुल अटैक वांगलिंग की तरफ बढ़ाता है, मतलब इसका मूड बन चुका था, स्ट्रगल खत्म हो जाता है, और ये कहता है मैं गलत नहीं हूँ। इधर जो स्टैचू था उन रेड फ्लेम्स को एब्जॉर्ब कर चुका था, और ये बोलता है कि मैं अपने मास्टर की स्पिरिट को फ्री करने दूंगा ताकि वो पुनर्जन्म के साइकिल में एंटर कर पाए। मैं गलत नहीं हूँ, चाहे उसके लिए मास्टर का डिसेंडेंट भी मर जाए तो भी क्या फ़र्क पड़ता है। अब इसके थर्ड आई में से एक ब्लैक लाइन निकलती है। वो लाइन वैसी ही थी जिसने एक त्रिभुज आकार बना के सेलेस्टियल गार्ड को ट्रैप किया था, बट ये कंप्लीट नहीं था। वांगलिंग ये बोलता है वे मुझे ये नहीं पता कि तुम पहले रिइंकार्नेशन साइकिल में जो 10,000 साल पहले हुआ था फेल कैसे हो गए, बट इतना मुझे पता है कि इस बार भी तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो। और वांगलिंग कहता है मुझे जितना ये समझ में आ रहा है कि तुम्हें मेरे स्टॉप स्पेल में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि मेरे कर्मा विप में है। अब लीवान कहता है कि तुम बहुत स्मार्ट हो, क्योंकि तुम्हारे कर्मा विप में रिइंकार्नेशन साइकिल का पावर है, कर्मा डोमेन का पावर है। पहले मैं 70% कॉन्फिडेंट था, तुमसे मिलने के बाद 90% कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरे मास्टर को रिइंकार्नेशन साइकिल में डाल सकता हूँ। बट वांगलिंग पैनिक नहीं करता है, इसके जो भी कैलकुलेशंस थे अब वो सही हो चुके थे, और वांगलिंग को कोई रोक नहीं सकता था यहाँ से निकलने से। इधर वो ब्लैक लाइन वांगलिंग की तरफ बढ़ती तो है, पर वांगलिंग कहता है कि तुम पहली बार भी फेल हुए थे और इस बार भी हो गए, क्योंकि तुम्हारे मास्टर खुद नहीं चाहते। ली युवान के इमोशंस फिर से फ्लक्चुएट करते हैं, और ये वांगलिंग को गाली मारता है। अब इसके हथेली से 3 और ब्लैक लाइन्स निकलती है, एक तलवार बनाती है और वांगलिंग की तरफ इसे बढ़ा देता है। वांगलिंग के मुंह से एक वाइट लाइट निकलती है जो कि एक माउंटेन और रिवर की पेंटिंग में, बोले तो स्क्रीन में बदल जाती है। पहली बार वांगलिंग इस माउंटेन और रिवर स्क्रीन को यूज कर रहा था, और वांगलिंग इस पेंटिंग के अंदर मानो एंटर कर जाता है। ब्लैक लाइंस पे पेंटिंग के अंदर एंटर तो करती है, और वांगलिंग की आवाज़ फिर से आती है कि 10,000 साल पहले तुम्हारे मास्टर नहीं चाहते थे
कि तुम सफल हो। तुम जी फैमिली के बंदे को लेकर आए थे, फिर भी नहीं हुए थे। तीनों ट्रेजर्स के साथ आए थे, फिर भी नहीं हुए थे। और इस बार भी सेम होगा। अब ये आवाज मानो हेवंस की आवाज हो। ली युआन कांपने लगता है। स्ट्रगल फिर से इसके चेहरे पे आ जाता है। वांगलिंग की आंखों में चमक था। ये कर्मा विप से फिर से ली युआन पर अटैक करता है और वांगलिंग कहता है कि अपने मास्टर की स्टैचू की तरफ देखो, तुम्हारे मास्टर की आंखें क्या कह रही है। इस दौरान कर्मा विप ली युआन की बॉडी से टच करता है और ली युआन अपने मास्टर की स्टैचू की तरफ देखता है और इसे ऐसा फील होता है कि मानो जो स्टैचू है वो रो रहे हो और इसे लगता है यार मैं गलत था। वांगलिंग, इसे ली युआन से खतरा नहीं था, उसके अंदर में एक पावरफुल हो रहा है। वो मेन कारण था और उसका मेन रीजन था वो स्लेव मार्क। और वांगलिंग को समझ में आता है कि जी फैमिली वाले इस सेलेस्टियल के डिसेंडेंट हैं, बट ली फैमिली वाले वो निर्दोष थे। कारण ये था कि ली फैमिली के जो पहले एंसेस्टर यहाँ पर आ गए थे और उन्होंने यहाँ के रूल्स को तोड़ा होगा। इसी की वजह से सेलेस्टियल की ओर उनके बॉडी में एक स्लेव मार्क डाल दी, जिसकी वजह से पूरी ली फैमिली को नुकसान हुआ था। 10,000 साल पहले ली फैमिली के एंसेस्टर के पास चांस था, बट उस स्लेव इम्प्रिंट के कारण वो पूरा नहीं हो पाया था। क्योंकि स्लेव इम्प्रिंट के अंदर ये ली युआन के अंदर जो एक दूसरी सोल है वो पहले बार भी थी, तब उसका पहला जन्म था, तब वो ये काम करने नहीं देती है। वो तो अपने मास्टर को रिसेलेक्ट करने में लग जाती है। और सब समझ में आता है कि शायद मेरे मास्टर चाहते ही नहीं थे, इसलिए मैं कामयाब नहीं हो पाया। और वांगलिंग का केस ये भी था कि ली युआन के पास शायद कर्मा से रिलेटेड कोई ट्रेजर होगा उसके बैग में। तो वांगलिंग के कैलकुलेशन मतलब अब श्योर होते जाते हैं। और वांगलिंग के हिसाब से ये जो ली युआन की बॉडी है इसमें दो सोल्स है। एक ली युआन का सोल है और दूसरा उस सर्वेंट का सोल है। और बेसिकली एक ही सोल है, बट वो दोनों मिक्स हो गए। जो मिक्स हुआ है वो स्लेव इम्प्रिंट यानी वो सर्वेंट का सोल है। इसलिए ली युआन इसके माइंड बदलते रहते हैं और इसे ली युआन पे दया आती है और उस सोल पे भी, मतलब जो सर्वेंट था कि अपने मास्टर को रिवाइव करना चाहता था। इधर ली युआन स्टैचू की तरफ देखता है, नतमस्तक था और कहता है मास्टर क्या मैं सच में गलत हूँ। स्टैचू पर क्रैक्स बढ़ रहे थे और ये बोलता है क्यों ना आप जाग जाओ, हम उस तलवार पे ट्रैवल करें, मैं हमेशा आगे रहूंगा, आपको प्रोटेक्ट करूंगा मास्टर। ये काफी उदास था। वांगलिंग अब ली युआन को कुछ करता नहीं, कर्मा विप को भी रख लेता है। फिलहाल इस समय स्टैचू के अंदर जो रेड लाइट जा रही थी वो बाहर आने लगती है। ली युआन फिर से एक्साइटेड होता है कि मास्टर, जो स्क्रॉल थी वो इन लाइट्स को एब्जॉर्ब कर रही थी। स्टैचू के अंदर जो भी सोल रहा होगा पहले, वो भी अब शायद स्क्रॉल एब्जॉर्ब कर चुका था और ये नॉर्मल दिखता है। स्क्रॉल जल रहा था और इसमें से ग्रीन स्मोक बाहर निकलता है। अब इसे देख करके ली युआन की जो इंटेंसिटी थी एक्साइटमेंट की वो बढ़ जाती है। वांगलिंग चीजों को ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा था। स्क्रॉल पूरी तरह से राख में बदल जाता है और धीरे धीरे हवा का जो झोंका था वो एक मानो इंसान का शेप ले रहा हो, बट इसे क्लियरली नहीं देखा जा सकता था। लेकिन वांगलिंग इनके हाथों में एक तलवार भी देखता है। अब ली युआन के ऊपर वो जो स्लेव इम्प्रिंट का मार्क था वो अपने आप बाहर निकलने लगता है और धीरे धीरे गायब हो जाता है। मानो एक इल्यूजन था, मानो एक सपना था। वांगलिंग खुद कंफ्यूज था। स्टैचू की स्पिरिट जा चुकी थी। धीरे धीरे स्टैचू फूट जाता है और इसे अब वांगलिंग को ही लगता है कहीं सेलेस्टियल उसी समय तो नहीं मर चुके थे, उनका सोल भी नहीं था, बस सोल का एक हिस्सा था या सर्वेंट का ही सोल था और वो एक सपने में जी रहा था अपने सपने को पूरा करने के लिए कि मैं मालिक को जिंदा कर दूंगा, जबकि मालिक का सोल तो कभी था ही नहीं। अब ये भी कंफर्म करना मुश्किल था कि वो ग्रीन स्मोक रियल था या फेक था। वांगलिंग को भी कुछ समझ में नहीं आता। बस इस सर्वेंट का जो सोल था वो रियल था, उसका एक हिस्सा था। बस एक ग्रीन स्मोक कहता है, एक तलवार दिखता है, इस पर एक बंदा खड़ा था, मतलब सपने के समान। अब ली युआन काफी कमजोर पड़ चुका था। वो बोलता है कि मैं कहाँ पर हूँ। इस दौरान इसकी नजर वांगलिंग पे पड़ती है। अब ली युआन यहाँ की मिट्टी को टच करता है और वांगलिंग से बोलता है कि ब्रदर जो उधर देखिए, मेरे हिसाब से यहाँ पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, इसे अगर हम तोड़ दें तो हम आगे बढ़ सकते हैं, आगे शायद कोई केव है। और ली युआन वांगलिंग की तारीफ भी करता है कि आपकी जो रेस्ट्रिक्शंस की समझ है वो अलग है। ये लोग बेसिकली यहाँ पर जो मिट्टी थी उसमें रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे, उससे भी इकट्ठा कर रहे थे। और ये बोलता है कि जब मैं ली फैमिली वापस जाऊंगा तो इसके थ्रू एक कंपास बना सकता हूँ, रेस्ट्रिक्शन कंपास। और ये वांगलिंग को शुक्रिया बोलता है कि अगर आप नहीं होते तो मैं कब का मर चुका होता, आपने तो मुझे उस स्लेव इम्प्रिंट से भी फ्री कर दिया। ये बात बीते हुए 1 महीना हो चुका था, क्योंकि उस समय वो कंफ्यूज था जब इसके मास्टर ऐसा ग्रीन स्मोक में बदल के गायब हो गए थे। उसके 1 महीने के बाद इसकी जो मेमोरीज थी वो वापस आ जाती और धीरे धीरे ये वांगलिंग के लिए बहुत ही अंदर से एक रेस्पेक्ट ले लेता है कि इन्होंने मुझे बचाया। और बोलता है कि जब हम यहाँ से वापस जाएंगे तो मैं आपको एंसेस्ट्रल इनहेरिटेंस टेम्पल पे लेके जाऊंगा। वहाँ पर आप एनहाइलेशन रेस्ट्रिक्शन का कंप्लीट फॉर्म सीख पाओगे, क्योंकि बिना एनहाइलेशन हार्ट के कितने लोगों को भी आप रेस्ट्रिक्शन सिखा दो उसे फुल पावर पे यूज नहीं कर सकते। और वांगलिंग इस दौरान ये जो 1 महीने का समय बीता था ली की बहुत तारीफ करता है कि यार ये जो तुम्हारी 4 एंस
एंसेस्ट्रल रेस्ट्रिक्शन है, बहुत पावरफुल है। और ये बताता है कि हमने ये वैसे बाहर में 6-7 लोगों को सिखाया है, क्योंकि हमारी मजबूरी बन गई थी सिखाना, हम बहुत वीक हो गए थे। लेकिन फिर भी एनहाइलेशन हार्ट के बिना उसके पावर को वो लोग यूज नहीं कर पाएंगे फुल पावर पे। इधर ये लोग आगे बढ़ते हैं और एक इन्हें पेड़ दिखता है, एक महल के पीछे में। पेड़ के अंदर से एक अलग ही ऑरा बाहर आ रही थी, जिससे थोड़ा खतरा फील होता है। दोनों एक समय रुक जाते हैं, क्योंकि पेड़ के नीचे में 2 कंकाल पड़े थे। एक ने लेदर का आर्मर पहना था। वांगलिंग उस आर्मर को देखकर हैरान था और बोलता इतना है, एंशिएंट गॉड की स्किन। मतलब ये जो आर्मर बना था एंशिएंट गॉड के स्किन से बना था। और इस दौरान इसे इसके ओरिजिनल बॉडी की याद आती है। अब ली वन पूछता है तो वांगलिंग कहता है, यार एक फ्रेंड के जैसा दिख रहा है। ली वन भी ज्यादा नहीं पूछता है, अभी अपने 18 प्लम रेस्ट्रिक्शंस को यूज करता है और उन्हें पेड़ की तरफ बढ़ाता है। अब इनकी मदद से पेड़ भी गायब हो जाता है, स्केलेटन भी मानो गायब हो जाता है। और यहाँ पर इन्हें एक ट्रांसफर एरे दिखता है और ये बताता है वांगलिंग को कि जो 8 लॉज ऑफ सेलेस्टियल रेस्ट्रिक्शंस हैं उनमें ये तीसरा लॉ है। इसका मेन काम है मिराजेस बनाना, मतलब कि जैसे आईना में कुछ सामान दिखता है, कुछ वैसा टाइप। अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट पहुंच जाते हैं बिना रेस्ट्रिक्शन यूज किए तो मारे जाते हैं। मतलब यहाँ पर बहुत लोग मरे होंगे। लीवान कहता है शायद जो भी रेस्ट्रिक्शन था उसे हम स्लॉटर रेस्ट्रिक्शन कह सकते हैं। वांगलिंग भी कहता है कहीं ये रेस्ट्रिक्शन किसी सेलेस्टियल ने छोड़ा है या किसी और ने ट्रैप बनाया है जानबूझ के। लीवान इतना कहता है वो तो मुझे नहीं पता, बट इस रेस्ट्रिक्शन को तोड़ा जा चुका है या थोड़े बहुत ही चेंजेस आए थे, या कोई मास्टरमाइंड हो सकता है जिसने लंबा प्लान किया हो। दोनों का दिमाग बहुत शार्प चलता था। इधर ये जो ट्रांसफर एरे नहीं दिखता है इसके आसपास, इसकी जो औरत थी काफी अनस्टेबल थी। और लीवान हंस के कहता है लगता है कि आपके कैलकुलेशन ज्यादा सही थे, क्यों ना हम अंदर चल के देख ही लेते हैं। इस दौरान वांगलिंग आगे बढ़ ही रहा था, तभी एक पावरफुल डिवाइन सेंस ये फील करता है, टू पावरफुल, मानो डिवाइन सेंस में एक स्पेल हो। लीवान का भी हरकत यानी चेहरे बदलने लगते। डिवाइन सेंस यहाँ से पास करता है, फिर अचानक से इनके लोकेशन को मार्क करता है। वांगलिंग और शॉक्ड था, क्योंकि इस डिवाइन सेंस में एक फैमिलियर फीलिंग ये फील कर सकता था। और फिलहाल ये काफी तेजी से उस एरे की तरफ भागने लगते हैं। लीवान का चेहरा तो एकदम पीला पड़ चुका था और ये भी वांगलिंग को फॉलो करता है। अब ये आगे बढ़ते हैं और वो डिवाइन सेंस मानो पागल हो जाता है। आसपास रेड स्मोक दिखता है। दोनों इस दौरान रेस्ट्रिक्शन पावर को यूज करते हैं और इस दौरान स्पेस खुलता है, एक वर्टेक्स बनता है, एक आवाज आती है, ब्लड स्पेस कंडेंस। जहां से भागने को दिख रहे थे वो स्पेस ही मानो फ्रीज हो जाता है। वांगलिंग बस एक कदम ट्रांसफर एरे से दूर रह गया था, बट अब ये बढ़ नहीं पा रहा था। लीवान को भी सेम लगता है, पावर बहुत ज्यादा ही पावरफुल था। वांगलिंग अब मुंडी उठाकर उस तरफ देखता है। ये अपने मैजिकल ट्रेजर्स को भी टच नहीं कर पा रहा था। इसे एक रेड लाइट दिखती है और एक रेड फिगर दिखता है और उधर से एक नफरत वाला फील इसे आ रहा था। पावरफुल किलिंग इंटेंट ये फील कर सकता था। तो स्टोरी यही समाप्त करते हैं। मिलते